नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आप सभी से यही अपील करता है कि आप ये मास्क जरूर पहनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि अभी इस कोरोना से लड़ाई में ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं में मास्क जरूर पहनें और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए वो जरूर कहें। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस बदमाश इलाज के लिए अस्पताल लाए गए कैदी को भगाकर अपने साथ ले गए। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मार गिराया गया है, जबकि एक बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया है। दरअसल स्कॉर्पियो कार में 5 बदमाश इलाज के लिए अस्पताल लाए गए थे। अपने साथी को छुड़ाने के लिए आए बदमाशों के पास मिर्च पाउडर भी था, जिसे पुलिस की आंखों में फेंककर कैदी को पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर अपने साथ वो ले गए। दरअसल कुलदीप फज्जा नाम का बदमाश तिहाड़ की मंडोली जेल में बंद था और इलाज के लिए आज जीटीबी अस्पताल इसे लाया गया था। और इसी दौरान स्कॉर्पियो कार से आए बदमाशों ने पुलिस पर मिर्च पाउडर फेंककर हमला किया और फिर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े बदमाश एक अस्पताल में घुसते हैं, कुख्यात बदमाश को फरार कराते हैं और वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था पे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये पूरा क्राइम स्पॉट का है। यहाँ पर तमाम अधिकारी जो है वो मौका मुआयना कर रहे हैं। बदमाश अस्पताल के अंदर तक घुसते हैं, स्कॉर्पियो और बाइक के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और कुलदीप फज्जा जो 2 लाख का इनामी था, गोगी जो कुख्यात गैंगस्टर है, तिहाड़ जेल में बंद, उसके लिए काम करता था, उसको मौके से ले जाने में कामयाब होते हैं। लेकिन जवाबी फायरिंग में 3rd बटालियन ने अपनी सूझबूझ से जो एक बदमाश है उसे ढेर कर दिया है। एक बदमाश घायल हुआ है। एक गाड़ी यहाँ पर सवालों के घेरे में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है स्कॉर्पियो, जिसपे पुलिस का स्टिकर भी चिपका हुआ है। इस गाड़ी का क्या रहस्य है, ये पुलिस खंगालने में लगी हुई है। और देखिए, यहाँ पर तमाम पुलिस अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौका मुआयना कर रहे हैं। जाहिर तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से दिन दहाड़े ये शूट आउट हुआ है, ये इनकाउंटर हुआ है और उसमें एक बदमाश जो है वो मौके से उसे फरार कराने में बदमाश कामयाब हो जाते हैं। अब मिर्ची पाउडर तक का इस्तेमाल किया गया है। जो दिल्ली पुलिस से जानकारी मिली है कि मिर्ची पाउडर लेके बदमाश आए थे और उन्होंने मिर्ची पाउडर डालकर यहाँ पर जो कुख्यात बदमाश है कुलदीप फज्जा, उसे ले जाने में कामयाबी हासिल करी है। अब पुलिस के लिए चुनौती यह है कि क्या बदमाश तिहाड़ या मंडोली जेल से ही इस गाड़ी का पीछा कर रहे थे 3rd बटालियन की, या उन्हें पहले से ये पूरी प्लानिंग पता थी कि कुलदीप फज्जा को आज जीटीबी अस्पताल में ओपीडी में इलाज के लिए लाया जाएगा और वहीं से उसे छुड़ाना है। ये पूरी प्लानिंग का ताना बाना किसने बुना था और क्या मंडोली जेल के अंदर से पूरा नेक्सस काम कर रहा था, इसकी तफ्तीश भी अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच करने में जुट गई है। कैमरा पर्सन पंकज गोसाई के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। 12:30 बजे का इंसिडेंट है। एक कुलदीप नाम का बदमाश है, वो मंडोली जेल में लॉज्ड था अभी। वहाँ से उसको सर्जरी की ओपीडी के लिए रेफ़र हुआ था। 3rd बटालियन के लोग उसको लेके आए थे यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल में। उसको दिखवाया गया है और उसके बाद दिखाने के बाद जब पुलिस टीम उसको लेके लौट रही थी, उस समय कुछ बदमाशों ने फायरिंग की और 3rd बटालियन के जो हमारी गार्ड थी उसके साथ, उन्होंने इमीडिएटली फायर ओपन किया, रिटेलिएटरी फायर किया। उसके अंदर एक बदमाश की डेथ हुई है और एक बदमाश घायल है, जिसका अभी यहाँ इलाज चल रहा है। और जो इस तरह का एक भगदड़ सी मची थी, उसके अंदर उसका फ़ायदा उठा के जो कुलदीप है वो भी फरार हुआ है। दिल्ली में एक बड़ी वारदात हुई है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या प्राथमिक तौर पर पुलिस विभाग बता पाया है? क्या कहीं कोई एक बड़ी साजिश रची गई थी और क्या अब तक समझ पाई है वारदात के बारे में पुलिस? जी देखिए प्रशांत, इतना तो साफ है कि प्री प्लानिंग से एक पूरी सुनियोजित साजिश के तहत ही कुलदीप फज्जा को फरार कराने में जो बदमाश थे वो कामयाब हुए हैं। क्योंकि मंडोली जेल से 3rd बटालियन जब कुलदीप फज्जा को लेकर निकलती है और करीबन 12:20 पर जब जीटीबी अस्पताल पहुंचती है, तो घात लगाए बदमाश न केवल अस्पताल के बाहर, देखिए जहां पर क्राइम स्पॉट में आपको दिखा रहा हूं, यहां पर चौक के निशान है, यहां भी हवाई फायरिंग हुई है। एक चश्मदीद से हमने बात करी, ये गेट नंबर 7 है जीटीबी अस्पताल का, यहां पे बदमाशों ने फायरिंग करी। ओपीडी के आगे जो महिला डिपार्टमेंट था इमरजेंसी का,
वहाँ पे फायरिंग करी, ओपीडी के रास्ते में फायरिंग करी, और जो एग्जिट गेट था वहाँ पर एक बदमाश ढेर हुआ है। इसके अलावा जो एक और गेट है 7 नंबर के पास का, वहाँ जहाँ पर स्कॉर्पियो बरामद की गई है जिस पर पुलिस लिखा हुआ था और उसका नंबर प्लेट फर्जी था, वहाँ पर भी बदमाशों ने फायरिंग करी। तो अस्पताल के कई जगहों पर, कई स्पॉट पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि करीबन 12 राउंड फायरिंग हुई है और बदमाशों ने स्कॉर्पियो पुलिस की का नंबर, पुलिस का स्टिकर लेकर गाड़ी का इस्तेमाल किया ताकि सुरक्षा में जो जीटीबी अस्पताल के गार्ड होते हैं उन्हें गच्चा दिया जाए। और उसके बाद बदमाश उस गाड़ी को लेकर अंदर घुसे। जो बाइक थी वो हरियाणा नंबर की थी और कुलदीप फज्जा को ले जाने में वो सफल हो गए हैं। कहीं ना कहीं अस्पताल के अंदर जो कैमरे लगे थे वो भी काम नहीं कर रहे थे, दिल्ली पुलिस का कहना है। तो एक तरीके से पूरी प्लानिंग थी और पूरी प्लानिंग का फायदा उठाकर कुलदीप फज्जा को भगाने में बदमाश कामयाब हुए हैं। हालांकि 3rd बटालियन ने एक बदमाश को ढेर कर दिया है और जो बदमाश घायल हुआ है उसके सही होने का पुलिस इंतजार कर रही है कि उससे क्लू मिले कि आखिर कौन गैंग मेंबर्स थे जिन्होंने इस पूरी वारदात का ताना बाना बुना। और ये बहुत जरूरी भी है कि आखिर कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया गया। लेकिन सबसे अहम है वो कार जिसका सहारा लिया बदमाशों ने अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए। हमारे सहयोगी आनंद की ये रिपोर्ट देखिए ये वो गाड़ी है स्कॉर्पियो जिसमें बदमाश आए थे और सबसे बड़ी बात इस पर पुलिस लिखा हुआ है। बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी बनकर इस्तेमाल किया इस पूरी वारदात को। और आप देख सकते हैं ये स्कॉर्पियो जो है इसके जो नंबर है, इसका नंबर जो है DL4CNB 5751, ये नंबर फर्जी है दिल्ली पुलिस का कहना है। लेकिन जो बाइक का नंबर है वो ट्रेस हो गया है। वो बाइक जो है वो हरियाणा की थी। और देखिए पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है, बदमाश यहाँ पर आए। एक और चौंकाने वाली बात कि अस्पताल के अंदर के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसलिए कोई फुटेज उन्हें हाथ नहीं लगी है। यानी जाहिर तौर पर प्री प्लानिंग से ये पूरी वारदात हुई है, ये पूरा इनकाउंटर हुआ है, ये पूरा शूट आउट हुआ है। जिस तरह से बदमाश घात लगाकर कुलदीप फज्जा को छुड़ाने अस्पताल के अंदर पहुंचते हैं, यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये गाड़ी का रहस्य जो है वो खुल चुका है। ये गाड़ी बदमाशों ने इस्तेमाल करी, इस पर पुलिस लिखा हुआ था। ये गाड़ी कहाँ से आई और ये गाड़ी किसकी थी, अब ये जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। कैमरामैन पंकज के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और एक बड़ी साजिश रची गई है। हालांकि मुठभेड़ में एक बदमाश मारा भी गया, लेकिन आनंद कई सवाल खड़े होते हैं इस वारदात के बाद। ऐसे में क्या कहीं पुलिस की लापरवाही और चूक भी सामने आ रही है? उस बारे में क्या जांच पड़ताल की बात कही जा रही है? जी देखिए बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से मैं आपको दिखाता हूं, जो गाड़ी स्कॉर्पियो मिली है वो गाड़ी चोरी की थी, जो अब तक पुलिस को प्राइमा फेसी लग रही है क्योंकि गाड़ी ईश्वर सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है और उसके फर्स्ट ऑनर ईश्वर सिंह है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गाड़ी है उसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था। राजौरी गार्डन का एड्रेस इसमें बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बदमाशों ने पहले एक चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल करा, एक हरियाणा नंबर की बाइक का इस्तेमाल करा, उसके ऊपर पुलिस लिखा और उसके बाद वो बिल्कुल आसानी से जीटीबी अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं और जगह जगह ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। उस वक्त फायरिंग करते हैं दिन दहाड़े जब कई मरीज और उनके तीमारदार, बच्चे, बुजुर्ग, हर उम्र के यहाँ पे जो पेशेंट है उनके तीमारदार हैं, अस्पताल के तमाम डॉक्टर, स्टाफ है, नर्स हैं, वो अस्पताल के अंदर मौजूद थे। और जैसे ही फायरिंग होती है अफरा तफरी मचती है और इसी का फायदा उठा के जो कुलदीप फज्जा है उसे उसके साथी छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया गया ताकि पुलिस की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल के ये पूरा जो है माहौल यहाँ का भगदड़ का बनाया जाए और पुलिस जो है वो बदमाशों को पकड़ नहीं पाए। लेकिन उसके बावजूद 3rd बटालियन ने जवाबी फायरिंग करी और इस इनकाउंटर में एक बदमाश ढेर हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत, इस पूरी वारदात के तार मंडोली जेल से जुड़े नजर आ रहे हैं कि मंडोली जेल से ही पूरी प्लानिंग रची गई होगी। और जिस तरह से हाल में हमने देखा है कि तिहाड़ जेल के अंदर बिल्कुल बेतहाशा मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा है, आतंकवादी तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या कुलदीप फज्जा ने पूरी प्लानिंग का ताना बाना जेल के अंदर से बुना था और उसके बाद ये प्लानिंग में बदमाश जो हैं वो कुलदीप फज्जा को भगाने में कामयाब हुए हैं। बहुत गंभीर मामला है कि आखिर पुलिस के कब्जे से कैसे एक कैदी को भगा कर ले जाते हैं बदमाश। मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, मुठभेड़ भी होती है, एक बदमाश मारा जाता है, बावजूद इसके कैदी फरार हो जाता है। लेकिन एक बड़ी तफ्तीश की बात अब इसमें सामने आएगी क्योंकि दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच आज 2 जगह मुठभेड़ हुई है। पहली मुठभेड़ दिल्ली के प्रगति मैदान के पास हुई है जिसमें रोहित चौधरी और प्रवीण उर्फ टीटू नाम के 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं।
रोहित पर 4 लाख रुपए का इनाम था और टीटू 2 लाख का इनामी बदमाश। तो वहीं दूसरी मुठभेड़ दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के पास, जिसमें 2 लाख के इनामी कैदी को उसके साथी मिर्च पाउडर छोंककर पुलिस की आंखों में अपने साथ भगा कर ले गए। आज 2 जगह हुई है मुठभेड़, जीटीबी अस्पताल के पास जहां कैदी को भगा कर ले गए उसके साथी, और प्रगति मैदान के पास एक और एनकाउंटर। दिल्ली में अचानक हुए इस मुठभेड़ से आसपास के लोग दहशत में आ गए। वारदात के वक्त मौजूद ऐसे ही एक आदमी से न्यूज़ 18 इंडिया ने बात की। जीटीबी अस्पताल इनकाउंटर के एक आई विटनेस हमारे साथ हैं। क्या देखा था आपने? मेरा नाम विनोद कोहली है। मैं अपने कैंसर की दवाई लेने के लिए आया था वहाँ से फिर वो कहने लगे आप आगे चले जाओ। मैं यहाँ पे नाश्ता करने लगा। इधर से हम यहाँ पे खड़े थे, ऑटो की इंतजार कर रहे थे हम। इधर से 2 जने आए भाग के, एक लेडीज थी, एक जेंट्स था और उसके साथ में उसकी मदर थी, और उनको धक्का मार के और उनकी बाइक छीन के ले गए और फायरिंग करी है। वो गोलियाँ पड़ी हैं वहाँ पर। और कितनी देर तक फायरिंग होती रही? बस ज़्यादा 2-3 मिनट 5 मिनट करी होगी। उन्होंने इससे बस धक्का देकर उनके लेके भाग गए वो। अफरा तफरी मच गई होगी। हाँ, अफरा तफरी एकदम, सारे एकदम जो फायरिंग करी एकदम भागा हो गई। यहाँ पर सब भाग गए यहाँ से। न्यूज़ 18 को चश्मदीद ने भी बेहद अहम जानकारी दी कि किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। आनंद, लेकिन बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैसे बदमाश पुलिस की कस्टडी से एक कैदी को छुड़ा कर ले जाते हैं। लाखों का इनामी कैदी फरार हो जाता है, लेकिन सवाल यह भी कि क्या जेल के भीतर यह साजिश रची जा रही थी? क्या अस्पताल के सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे? इसकी पूरी जानकारी थी, और इस पूरी प्लानिंग को लेकर अब प्राइमा फेसी क्या जवाब पुलिस महकमे का? जी देखिए प्रशांत, ये दिल्ली में पैटर्न रहा है अपराधियों का, गैंगस्टरों का, कि जब भी कोई गैंगस्टर या क्रिमिनल को पेशी के दौरान कोर्ट या इलाज के दौरान अस्पताल ला जाता है तो वहाँ पर घात लगा है जो कैदी थे उसके साथी जो है छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अगर इसके पहले रोहिणी कोर्ट की बात की जाए या साकेत कोर्ट की, ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो इसके अलावा कड़कड़नुमा कोर्ट की, जहां पर बदमाशों को छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर या अंधाधुंध जो फायरिंग है वो बदमाशों ने की है। और बिल्कुल वही पुराना पैटर्न जो है वो जीटीबी अस्पताल के अंदर बदमाशों ने अपनाया। पुलिस को गच्चा दिया, मिर्ची पाउडर फेंका, फायरिंग करी, और एक बदमाश को छुड़ाने में पुलिस से जो बदमाश है वो कामयाब हुए हैं। जाहिर तौर पर स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच अब कई जो मोबाइल फ़ोन है उनको ट्रेस करने में लगी हुई है। इसके अलावा कुलदीप फज्जा के जो साथी गोगी और दूसरे जो क्रिमिनल जो जेल के अंदर बंद है उनसे भी सख्ती से पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस पूरी घटना का ताना बाना किसने बुना। और सबसे अहम प्रशांत वो है जो घायल बदमाश था, उसके ठीक होते से ही उसके बयान भी जो है वो दिल्ली पुलिस अब लेगी और उससे भी लाया गया है। पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली में खूब काम हुए हैं, और ये हम नहीं कह रहे, पूरी दिल्ली कह रही है, पूरे देश में इस पे चर्चा हो रही है, दुनिया में इस पे चर्चा हो रही है। स्टडी की जा रही है कि दिल्ली में क्या काम हुए, कैसे हुए, विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम कर लिए गए। जिन कामों के बारे में सोचा जाता था कि ये तो हो ही नहीं सकते, कोई सरकार नहीं कर सकती, वो काम सफलतापूर्वक कर लिए गए। आज दिल्ली के स्कूल सिस्टम की चर्चा हो रही है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, सरकारी स्कूलों के नतीजे शानदार आने लगे, सरकारी स्कूलों के बच्चे कंपटीशन में जाने लगे। आज दिल्ली के अस्पताल अच्छे हो गए, कोविड मैनेजमेंट शानदार रहा इन अस्पतालों की वजह से, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की वजह से। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रही हैं। आज दिल्ली में बिजली फ्री मिल रही है, 24 घंटे मिलने लगी है। भारतीय जनता पार्टी से ये नहीं हो रहा कहीं भी। आज दिल्ली में पानी का स्तर सुधर गया, टैंकर माफिया खत्म हो गया, लोगों को पानी फ्री मिल रहा है, पीने का साफ पानी फ्री मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से ये कहीं नहीं हो रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी बेचैन हो गए, असुरक्षित महसूस करने लगे हैं कि केजरीवाल जी की इस राजनीति के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई मॉडल नहीं है। इनकी जहां जहां सरकारें पूरे देश में, इनको केंद्र में इनकी सरकार है, इनकी कई राज्यों में सरकार है, पूरे देश में कहीं भी कोई मोदी मॉडल की बात नहीं करता। आज पूरे देश में कहीं कोई बीजेपी मॉडल की बात नहीं करता। लोग पूछते हैं कि भाई जब दिल्ली जैसे छोटे राज्य में, दिल्ली जैसे राज्य में जहां बिजली बनती तक नहीं है, संसाधन नहीं है बिजली बनाने के, वहां अगर बिजली 24 घंटे मिल सकती है और 2/3 आबादी को बिजली फ्री मिल सकती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वो राज्य जहां संसाधन भी प्रचुर मात्रा में हैं,
वहां बिजली सस्ती क्यों नहीं मिल सकती, वहां 24 घंटे क्यों नहीं मिल सकती। एक बड़ी खबर इस वक्त की खबर मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़ी हुई आ रही है। एनआईए ने रिमांड की मांग के साथ ही आज सचिन वाजे को कोर्ट में पेश किया है। सचिन वाजे इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। सुनवाई के दौरान एनआईए ने कोर्ट को बताया कि उसे मनसुख हिरेन मामले से जुड़े पेपर एक दिन पहले ही मिले हैं। साथ ही साथ सचिन वाजे पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है और सुनवाई के दौरान कोर्ट में एनआईए ने बताया है कि उसे वाजे के घर से तलाशी के दौरान 62 कारतूस मिले हैं। इसके अलावा कॉल डिटेल रिकॉर्ड की एक लंबी लिस्ट भी है जिसकी जांच पड़ताल अभी की जा रही है। एनआईए का आरोप है कि वाजे ने काफी डेटा गायब भी कर दिया है और इसकी बरामदगी भी करनी है। इसके अलावा सचिन वाजे पर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को भी गायब करने का आरोप लगाया गया है। मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़ी यह बड़ी खबर जिसमें कि अब सीसीटीवी वीडियो के भी जरिए कुछ और सबूत सामने आए। दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा शख्स सचिन वाजे से मिलता है जो कि मनसुख हिरेन है। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा कि कार सचिन वाजे की है जो एक ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकती दिखाई दे रही है और दावा यह किया जा रहा है कि कुछ देर बाद ही मनसुख हिरेन रोड क्रॉस करके आता है और कार में आकर बैठ जाता है और ये दोनों यानी कि मनसुख हिरेन और सचिन वाजे इस गाड़ी में आगे निकल जाते हैं। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि सीसीटीवी वीडियो 17 फरवरी का है और इस गाड़ी को एटीएस पहले ही जब्त कर चुकी है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक हत्या से एक दिन पहले सचिन वाजे ने ही मनसुख हिरेन को अपने दफ्तर बुलाया था। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर के मुताबिक मनसुख ने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि किसी तावड़े नाम के शख्स का फोन आया और वो बाहर बुला रहा है। एटीएस के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मनसुख हिरेन को बेहोशी के बाद ठाणे क्रीक में फेंक दिया गया और इसके बाद पानी में डूबने की वजह से मनसुख हिरेन की मौत हो गई। कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले में भी जांच एनआईए कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने फोन सरकार के फोन टैपिंग की इजाजत से की थी, लेकिन यह इजाजत आतंक से जुड़ी जानकारी निकालने के लिए मांगी गई थी। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि इसी की आड़ में रश्मि शुक्ला ने मंत्रियों के फोन की भी रिकॉर्डिंग की और आज महाराष्ट्र के मुख्य सचिव अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देने वाले हैं। मुख्य सचिव सीताराम कुंटे इस समय गृह मंत्रालय के अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं और कुंटे की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री को बताया गया है कि फोन टैपिंग की इजाजत लेने के लिए उन्हें गुमराह किया गया है। मुख्य सचिव का दावा है कि जिन नंबरों की टैपिंग की इजाजत दी गई थी उसके अलावा भी कई नंबरों की टैपिंग की गई है। जिस समय फोन टैपिंग की इजाजत दी गई थी उस समय सीताराम कुंटे ही अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने, मैं वहाँ बैठा था तब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि इसके बारे में मुझे आपकी तरफ से रिपोर्ट चाहिए। तो अब सीएम साहब राज्य के प्रमुख के नाते हर एक ऑफिसर को आदेश दे सकते और वो खुद सीताराम कुंटे जी तब जब ये लेटरबाजी हुई तब एसीएस होम से थे और एसीएस होम के नाते उनको इसके बारे में सब मालूमात है और अभी वही सीताराम कुंटे राज्य के चीफ सेक्रेटरी है, इसीलिए सीएम साहब ने उनको आदेश दिया है। मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़ी एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी में दिखाई दे रही कार सचिन वाजे की है जो एक रेड लाइट पर सिग्नल पर रुकती है और दावा यह भी किया जा रहा है कि कुछ देर बाद मनसुख हिरेन कार में आकर बैठ जाता है और दोनों इसी गाड़ी से आगे निकल जाते हैं। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर के मुताबिक सीसीटीवी वीडियो 17 फरवरी का है। इस गाड़ी को एटीएस पहले ही जब्त कर चुकी है। एनसीपी के प्रवक्ता उमेश पाटिल ने फोन टैपिंग मामले में आईपीएस रश्मि शुक्ला के खिलाफ जांच की मांग की है। उमेश पाटिल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भी लिखी है। इसके अलावा उमेश पाटिल ने और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया है। 2 जवान इस हमले में घायल हो गए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त की आतंकी हमले से जुड़ी हुई।
जम्मू में आतंकी हमला किया गया है। सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाकर आतंकियों ने यह हमला किया है। 2 जवान बताया जा रहा है कि इसमें घायल भी हो गए हैं, लेकिन पूरे इलाके की घेराबंदी सुरक्षा बलों ने कर ली है और आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन इस इलाके में जारी है। बड़ी खबर इस वक्त ही, ऐसे में श्रीनगर में सीआरपीएफ पर यह हमला किया गया है और 2 जवान इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे इलाके की अब घेराबंदी कर दी गई है, कॉर्डन ऑफ कर। श्रीनगर में यह एक बड़ा आतंकी हमला है। सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाकर के यह हमला किया गया है, लेकिन इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और अब आतंकियों का तलाशी अभियान जारी है। एक बड़ी साजिश के तहत सीआरपीएफ के जवानों पर यह हमला किया गया है। 2 जवानों के घायल होने की खबर आ रही है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, क्या ताजा हालात वहां बने हुए हैं इस वक्त? देखिए प्रशांत, ये लालपोरा का एरिया है, श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है। वहां पे मिलिटेंटों ने फायरिंग की है सीआरपीएफ पे और अभी जो खबर आ रही है 2 से 3 सीआरपीएफ के लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरा एरिया को कॉर्डन किया गया है। ये जो है वहां से हाईवे है जम्मू श्रीनगर, ये जो जम्मू बारामूला हाईवे है उसके साथ में ही अटैक हुआ है और बाकी भी इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया गया है और 2 से 3 जो बताए जा रहे हैं सीआरपीएफ के लोग इंजर्ड थे, उनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जी, लेकिन ये एक बड़ा हमला है। सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया है। किस तरह की स्थिति थी जब ये हमला किया है आतंकियों ने? देखो, आपको मालूम है कि यहाँ पे काफी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई जब 2 पुलिस वालों पे अटैक किया गया था यहाँ बागात एरिया में, लेकिन उस वजूद भी जो है आउटस्कर्ट्स में कहीं पे जो है मिलिटेंट कोशिश कर रहे थे अटैक करने की और इस अटैक में फिलहाल जो है सीआरपीएफ पे हुआ है। 3 सीआरपीएफ के लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें से जैसे पहले कहा कि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्योंकि हम भी स्पॉट पे पहुंच रहे हैं और बाकी डिटेल्स जो हैं वो इमर्ज हो रही हैं और पता चल पाएगा कि किस संगठन ने अटैक किया और उनका क्या मंसूबा था और वो क्या वो उसी एरिया में अभी भी हैं या भाग निकलने में कामयाब होगा। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और यह खबर महाराष्ट्र से। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के मुद्दे पर बीजेपी और राज्य की ठाकरे सरकार के बीच अब सियासी तंज और तेज हो गए हैं। बीजेपी के राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर ईमानदार अफसरों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता राम कदम के मुताबिक जिन लोगों ने सरकार का कच्चा चिट्ठा खोला, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है महाराष्ट्र में। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने बीजेपी पर उद्धव सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का दावा है कि रश्मि शुक्ला ने गलत तरीके से फोन टैपिंग कराई थी। महाराष्ट्र सरकार के तबादलों के मामले में उनकी वसूली का रैकेट, उनकी चोरी जिन अफसरों ने ईमानदारी के साथ लोगों के सामने लाई, अब उन अफसरों को इनाम देने के एवज ये महाराष्ट्र की सरकार उन पर कार्रवाई करने निकली है। क्या संदेश जाएगा अन्य अफसरों पर? इस महाराष्ट्र की भूमि पर कौन सा अफसर ईमानदारी से काम करेगा? सवाल जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था कि तबादले में पैसे लिए गए, रश्मि शुक्ला के रिपोर्ट को आधार बनाया जा रहा था। रश्मि शुक्ला की जो रिपोर्ट है, जब उन्होंने रिपोर्ट दी तब तक कुल मिला के 10 आईपीएस के ट्रांसफ़र हुए थे और जो रिपोर्ट में था उसमें एक भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। ये सच्चाई है। लेकिन विपक्ष का काम था कि अधूरी जानकारी के नाम पर केंद्रीय गृह सचिव को मिल रहे हैं, राज्यपाल महोदय को मिल रहे हैं, एक भ्रम निर्माण करने का काम किया जा रहा है। हमें लगता है रश्मि शुक्ला के विषय में भी मुख्यमंत्री महोदय ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि जो भी रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट है, जो फ़ोन टैपिंग का मामला है, उस पर रिपोर्ट मांगी है। हमें लगता है रिपोर्ट आने के बाद उसमें भी मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। रश्मि शुक्ला का जो भी मामला है, परमिशन दी गई, कौन सी परमिशन दी गई, क्या टैप हुआ, वो सारी जानकारी उनके पास हो सकती है। वो सारी रिपोर्ट देंगे तब सच्चाई सामने आएगी। जो भी डेटा है 6 GB का है कि 300 GB का है, जो भी सच्चाई होगी रिपोर्ट के माध्यम से सामने आएगी। अगर कोई अधिकारी गैर कानूनी तरीके से कोई फ़ोन टैप करता है तो गुनाह है। लेकिन वहीं परमबीर सिंह मामले में एक नया ट्विस्ट। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। परमबीर सिंह ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। अपनी याचिका में परमबीर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद
के बाद अपने तबादले को भी चुनौती दे दी है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था और इसके बाद परमबीर सिंह ने आज ये याचिका दायर की है।